अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें, अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें। प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। टोनी भाई, ओम शांति। ओम शांति मिनेश भाई, केम छो? एकदम मजामा, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमें आपका भी अनुभव सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो प्यारे साथियों, नैरोबी से है हमारे टोनी भाई और आज आपका अनुभव हम सुनने जा रहे हैं। तो भले आप शुरू करें। सारी कारेली बाग फैमिली फुलवाड़ी आपका स्वागत करती है। ओम शांति सभी को। शॉर्ट में अगर हम बोले हमारा अनुभव ये ज्ञान मार्ग में, तो ऐसे ही हम बोलेंगे कि बाबा ने हमको चुना और बाबा हमको जैसे मालूम है कि बाबा इस धरती पे आए कलयुग को सतयुग बनाने। तो जो प्रोसेस है उसको चेंज करने के लिए बाबा को सभी की ज़रूरत है। वैसे तो ज़रूरत नहीं, उसको अगर चेंज करना तो आप ही कर सकते हैं, लेकिन सभी का भाग्य बनाना है और सभी के सहयोग के साथ जो भी बाबा को कार्य करना है वो कर रहा है। तो उसके लिए बाबा ने ये आत्मा को चुना। हमारा तो अनुभव यही है। तो हम शुरू करते हैं कि वैसे लौकिक नाम मेरा चेतन पटेल है, टोनी निक नेम है। हमारा जन्म या नैरोबी केन्या में हुआ है, अफ्रीका में। तो यहाँ की जो लोकल प्रजा है, जो अफ्रीकन से, उनको चेतन प्रोनाउंस करने का नहीं आता है, तो चेतन के बदले शैतान बोलते हैं। शैतान माना इविल, डेविल, शैतान। तो इसलिए हमारी एक माता जी यहाँ थी चारूबेन करके, तो उसने हमारा नाम टोनी रखा। बचपन से ही मैं जब भी छोटा था तो सभी हमारे निकनेम से ही बुलाते टोनी। तो हमारा नाम चेतन पटेल है। हम नैरोबी केन्या में हमारा जन्म हुआ है और लगभग इट्स नाउ 45 इयर्स। 1976 में हमको बाबा का परिचय हुआ और हाल में तभी जब भी हम बाबा के पास आए तभी तो पढ़ाई पढ़ते थे, छोटे थे और स्कूल में पढ़ाई पढ़ते थे। और अभी हाल में हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस चला रहे हैं। साथ साथ में बाबा का भी जो कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा का जो भी बाबा की जो भी सेवा है नैरोबी में, नैरोबी केन्या, सारे अफ्रीका में, उसकी जिम्मेवारी बाबा ने हमको दी है। और हम जब भी ज्ञान में आए 76 में, तभी तो कुमार थे और अभी भी कुमार ही है, क्योंकि बाबा मिल गया तो फिर जैसे ज्ञान हमको प्राप्त हुआ तो उसके बाद दूसरा तो कोई सोचना नहीं है। तो हम कुमार है। हमारे परिवार में हम 3 लोग हैं। हमारी माता जी है, पिताजी ने तो 10-11 साल पहले शरीर छोड़ दिया। तो हमारी माता जी है, मेरा बड़ा भाई परकीन है जिसने आपको थोड़े समय पहले उसने भी आपको अनुभव सुनाया था, और हम हैं। बाबा तो है ही साथ में, वैसे 4 लोग हैं बाबा के साथ, लेकिन फिजिकली 3 लोग हैं और हम नैरोबी में रह रहे हैं। तो हम जब भी ज्ञान में आए तभी 9 साल का था। और पहले जब भी वेदांती बेन 76 में नैरोबी केन्या में पहली बार आए तभी एग्जीबिशन रखा था कोई संस्था में, तो हमारी माता जी गई थी। और हमारी माता जी को बहुत था छोटेपन से, हम जब भी दोनों छोटे थे तब से कि लोग अच्छे मार्ग में चले, उसकी कंपनी अच्छी रहे, बुरे मार्ग में ना चले जाए, इसलिए हमको
मंदिर में भेजती थी। तो हम स्वामीनारायण के मंदिर में जाते थे और संडे संडे को माता जी और पिताजी के साथ हम हरे कृष्णा के मंदिर में भी जाते थे। तो वैसे तो छोटे थे तो कुछ समझ में तो नहीं आता है ऑफ कोर्स कि क्या है वो जो पढ़ते हैं शिक्षा पत्री पढ़ते या जो गीता पढ़ते उसमें तो कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि कंपनी मंदिर में जैसे स्वामीनारायण के मंदिर में जाते थे तो कंपनी अच्छी मिलती थी और प्रसाद बहुत अच्छा लगता था। और संडे को तो बहुत खास प्रसाद मिलता है ना वहाँ मंदिर में, तो आइसक्रीम मिलता है, भजिया मिलता है, चॉकलेट मिलती है। तो इसी वजह से हम जाते थे और खेलने को मिलता था। तो बच्चे को तो क्या खाना मिले और खेलना मिले और क्या चाहिए, और फ्रेंड सर्कल हो, तो इसलिए हम जाते थे। लेकिन हमने देखा फिर बाद में ऐसे जब भी रिफ्लेक्ट करते हैं तो जब भी मंदिर में जाते थे तो छोटेपन से ही हमको बहुत अच्छे वो लोग चांस मिलते थे। जैसे बाल मंडल हुआ था जो यूथ बच्चों के लिए, तो उसमें हमारा जो उसको क्या बोलते हैं जो गाइड या जो टीचर होता है जो हमको ट्रेन करता है वो हर बात में हमको आगे रखता था। और कोई भी फंक्शन होता था जैसे प्रमुख स्वामी की बर्थडे आती थी तो हमको चांस देते थे कैंडल लाइटिंग के लिए, केक कटिंग के लिए। इतने सब बुजुर्ग, इतने सब सारी सभा भरी हुई होती है क्या बोलते, लेकिन उसमें भी हमको चांस मिलता था। अभी क्यों मिलता था वो तो तभी मालूम नहीं था वो, लेकिन अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था तभी। और दूसरा के हमने वो जो स्वामी की बातें होती है वो हमने रट ली थी। जैसे एग्जाम्पल के एक बात हमको याद है, सभी तो दूसरी तो हम भूल गए કે સ્વામિનારાયણ સ્વામી ભગવાને કીધું છે કે આપણે ભગવાનના છે પણ માયાના નથી, वो पहली बात वो मेरे को अच्छी तरह से रट गई है। तो ऐसी हमने 100 ऐसी बातें जो स्वामी की थी वो मैंने गोख ली थी। तो फिर कंपटीशन होती है अफ्रीका के अलग अलग देशों से, 3-4 देशों से जब भी इकट्ठे होते हैं तो सभी का कंपटीशन होता है। तो ये भी एक कंपटीशन में रखते बातें, तो उसमें भी हमको प्राइज मिलता था। माना कि वैसे आगे रखते थे और हमको मजा भी आता था। और वैसे ही हम जब भी हरे कृष्ण के मंदिर में जाते थे, आरती करते थे और जो भी करते थे तो हमको ऐसा ही लगता था कि अभी हम थोड़ा बड़ा हुए ना फिर हमको सरेंडर ही हो जाना है, हरे कृष्ण में भी आ जाना है। सो मंदिर में जाते थे तो हमको ऐसा लगता था हमको संत ही बन जाना है। तभी मालूम नहीं था, लेकिन अभी मालूम पड़ता है क्योंकि हमारा प्रीवियस जो बर्थ था वो स्पिरिचुअल ऐसे ही था। और ये वैसे देखा जाए तो ये जन्म में हमने भक्ति नहीं की है। भले मंदिर में जाते थे, सभी दोनों मंदिर में जाते थे, लेकिन इंटेंस भक्ति नहीं की जैसे सब इंटेंस भक्ति किए नहीं, क्योंकि वो हमारी अगली जन्म में लास्ट जन्म में पूरी हो गई थी। तो 76 में जब भी माताजी ने वो एग्जीबिशन देखा और कोर्स किया तो उसको अच्छा लगा, तो उसने हमको फिर बोला जब भी घर में आई तो कि अभी ये कोई बहनें आई है, तो वो लोग ने तभी मेरे ख्याल से जून जुलाई अगस्त की बच्चों की हॉलीडेज यहाँ होती है, तो उन्होंने एक क्लास ऑर्गेनाइज किया था बच्चों के लिए। तो बोला कि बच्चों के लिए कुछ क्लास ऑर्गेनाइज किया है तो आपको जाना है, आप जाएंगे या ऐसा नहीं कुछ, आपको जाना है। तो माताजी बोलती है तो ऑफकोर्स हम ना तो नहीं बोलते। तो तभी हमारी हॉलीडेज थी तो हम बाजू में ही थे, हमारे घर के बाजू में ही थे, तो हम फ्रेंड सर्कल थोड़ा इकट्ठा होके हम 15 लोग थे तो हम वहाँ गए। तभी सेंटर नहीं था, किसी के घर पे बहन लोग आए थे और किसी के घर पे चल रहा था। तो वहाँ फिर 1 घंटे हॉलीडेज था तो 1 घंटा 7 दिन हम जाते थे। और एक बहन थी रेखा बहन करके, वो कोर्स कराती थी आत्मा परमात्मा वर्ल्ड ड्रामा। तभी तो हम छोटे थे 9 साल के, तो अभी बहुत तो समझ में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, लेकिन अच्छा लगता था वाह जब भी जाते थे। कोर्स पूरा हो गया, फिर क्या मुरली तो तभी का मुरली सुनने बैठे, योग करने बैठे, कुछ नहीं। लेकिन फिर हमारी माता जी हमको भेजती थी वहाँ, कुछ भी देना होता बहनों को, कुछ चाहिए तो ये ले जाओ बहनों को दे दो। फिर उसके बाद तो 1 साल में हमारे घर के बाजू में ही सेंटर खुल गया, छोटा सा सेंटर, किसी ने किराए पे दिया तो वही सेंटर खुल गया। तो फिर वही चलता था, भेजती थी माता जी अभी ये बहनों को दे के आओ, ये करके आओ। तो हमको जब भी सेंटर में जाते थे तो बहनें बुलाती थी, प्रेम से बुलाती थी और टोली खिलाती थी। और 2
छोटा मोटा कुछ काम अगर होता उन लोगों को तो वो हमारे से कराती, तो वैसे अच्छा लगता था। बाकी हम ज्ञान योग के लिए नहीं जाते थे क्योंकि समझ कोर्स किया था, लेकिन वैसे समझ इनोसेंट है ना हम तभी। और फर्स्ट टाइम हमने 76 में ये कोर्स किया, तो 78 में हम हमारी माता जी हमको ले गई मधुबन। अभी हमको तो खुशी थी कि हम इंडिया जा रहे हैं, मधुबन तो माउंट आबू तो चलो ये हेडक्वार्टर्स ये संस्था का हम जाएंगे, ऐसी खुशी नहीं थी कि हम आबू जा रहे हैं, लेकिन इंडिया जा रहे हैं। इंडिया पहले उससे छोटे थे तभी 2-3 बार वैसे गए थे तो अच्छा लगता था। तो 78 में पहली बार हमको माता जी हम इंडिया गए, फिर वहाँ से गुजरात में आनंद हमारे जो गाँव है वहाँ गए, फिर उसके बाद वहाँ से हमको मधुबन ले गए। और सभी नैरोबी जब भी हमको सेंटर पे हम सेंटर से छुट्टी ली और हमको स्टेज पे बुलाया, इतना छोटा था, हमको बोला कि छुट्टी लो कि आप मधुबन जा रहे हैं। हमको जो बोला था वो हमने बोला कि हम माउंट आबू जा रहे हैं, मधुबन जाएंगे, क्या करेंगे कुछ कुछ मालूम नहीं था ऐसे। तो हम गए, दिसंबर का मास था, और दिसंबर में आप जैसे को आप सबको मालूम है कि दिसंबर में तो बहुत वहाँ ठंडी भी होती है। तो वहाँ गए तभी पांडव भवन ही था, और हमको ट्रेनिंग भवन में ट्रेनिंग सेंटर है शांति स्तंभ के आगे वहाँ रखा था। और हम माता छोटे थे तो माता जी के साथ ही थे, तो रूम में 3-4 माताएं थी और मैं था छोटा बच्चा। फिर हम 10 एक दिन वहाँ रुके थे, और बाबा का मिलन का भी दिन आ गया। तो बाबा हमको मालूम है कि हम तभी बाबा को ओम शांति भवन नहीं था, मेडिटेशन हॉल में मिले। छोटा सा ग्रुप था, फॉरेन से तो हम तीन ही लोग यहाँ से गए थे, माता जी थी, मैं था और एक चारूबेन करके जो भी लंदन में है। तो हमारे अफ्रीका की पार्टी बुलाते थे, अफ्रीका की पार्टी 3 लोग आए हैं। तो बाबा को मिलने का दिन आया तो बाबा को मिले ओम मेडिटेशन हॉल में। मूली पूरी हो गई, हमको मालूम कुछ याद नहीं कि बाबा ने मूली में क्या बोला था। फिर बुलाया हमको, स्टेज तो कुछ था नहीं, वैसे दादी बाप दादा तो अब तो मालूम है बाप दादा, लेकिन दादी जी वहाँ बैठे थे ऐसे स्टेज के बिना नीचे सनली में, और सभी गोल बैठे थे। फिर हमको थोड़े समय बाद मूली पूरी हो गई, फिर उसके बाद हमको बुलाया कि अफ्रीका की पार्टी अभी आएंगे। तो हमको यहाँ सेंटर से केन्या से एक बड़ा कार्ड दिया था कि पहली बार जा रहे तो सभी की याद देना। तो सभी ने अफ्रीका, सभी यहाँ से सेंटर निवासी सभी ने साइन किया था, और वो बाबा को कार्ड देना था। तो वो हमको बोला कि आप बाबा को कार्ड दो। तो अभी तो मैं तभी 12 साल का था, और शर्म भी आती, इतने लोग सभी आते हैं, सभी बैठे, सभी बुजुर्ग दादियाँ सभी बैठी है। और तो हम तो गए, माता जी साथ में थी, वो जो जैसे बोलते थे हम तो ऐसे चल करने लगे। बाबा बोला कि बाबा को काट दो, तो बाबा को काट दिया, बाबा ने ले लिया, मुस्कुराया। फिर बाबा वरदान देने लगे, तो माता जी को वरदान दिया, चारूबेन को वरदान दिया, हमको वरदान दिया। बहुत मेरे ख्याल से आधा घंटा हम तीनों के साथ बाबा ने बातें की, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं क्या बाबा ने वरदान दिया। 1-2 लाइन याद है अभी तक भी। बाबा ने बोला, हम जब भी सामने गए तो बाबा ने बोला कि आप पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हो, और आपके पद्मों में आपके वो क्या है फुटस्टेप्स में इस मल्टी-मिलियन टाइम्स कमाए है वो बाबा ने। वो उसके बाद और वरदान बाबा ने बोला था, लेकिन हमको मालूम नहीं, याद नहीं अभी क्या है। कई बार में हम सोचते भी है कि तभी किसी ने लिखा भी होगा या रिकॉर्डिंग भी किया होगा, जो भी तभी जो जैसे भी करते थे तो हम ले गए, लेकिन अभी तक वो लिया नहीं। लेकिन ये 2 शब्द हमको बाबा के वरदान, बाबा की याद है। और मधुबन में तो छोटा परिवार था, और सभी ऑफकोर्स हम भी छोटे थे, तो सभी हमको बहुत दुलार करके प्यार करते थे, खिलाते थे, ये लो वो लो। ठंडी थी तो हमको मालूम है कि गर्म शॉल भी देते थे, और मफलर भी दिया था दादी ने कि बहुत ठंडी, ये भी पहनना। और तभी तो 4-5 हम 10 दिन रहे थे, लेकिन 5-6 बार हमको दादी के साथ डिनर लंच पे बुलाया था। हम तीनों जाते थे, दादी के साथ लंच भी लेते थे। वो हमारी मेमोरीज में अभी है। बाकी क्लास करना, मूली करना, योग करना, वो तो क्या बच्चों के लिए तो ऐसा होता नहीं, लेकिन ये प्यार वो हमको याद रह गया है। लेकिन हम जब भी यहाँ से जाते थे तो तभी बताया था कि आप जब भी मधुबन में जाएंगे तो फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं तो आपकी बाबा के साथ सगाई होगी, माना के आपको अंगूठी पहनाएंगे। और अभी तो जो भी जाते हैं बहन, जैसे वेदांती बहन ने बोला था कि अभी जो भी जाते हैं उनको
अभी सिल्वर की अंगूठी मिलती है, सिल्वर अंगूठी। पुराने पहले जब भी जो पहले आए उनको गोल्ड की अंगूठी मिलती थी। तो जब यह बोला ना कि आप सभी को सिल्वर की अंगूठी मिलेगी, तो तभी मेरे माइंड में है कि मेरे को सिल्वर की नहीं चाहिए, क्यों गोल्ड की मिलती है तो हमको गोल्ड की क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिलेगी गोल्ड। चलो सीनियर के लिए, लेकिन हमको गोल्ड की चाहिए, सिल्वर नहीं चाहिए हमको, क्योंकि सिल्वर अच्छा नहीं लगता है, गोल्ड अच्छा लगता है। ये मेरे माइंड में सोच था अभी जब हम यहाँ से गए थे। तो फिर एक दिन हम ऐसे डिनर के बाद कोर्टयार्ड में ऐसे ही घूमते थे हम 3 लोग, तो ऐसे ही तभी तो आप सभी ने देखा होगा कि पांडव भवन में कोर्टयार्ड में वो बड़ा स्पीकर वो लगाया है जिससे अनाउंसमेंट सुनाई देती है, तो अनाउंस करते हैं। तो शाम को हम डिनर हो गया था, 7:30 के बाद डिनर हो गया, तो फिर हम वही ऐसे घूम रहे थे थोड़ा। तो अनाउंस हुआ कि अफ्रीका से जो 3 लोग आए वो अभी दादी के कमरे में आओ, दादी आपको मिलेंगे। तो हम गए दादी के कमरे में, और दादी थी, दीदी थी, मोहिनी बहन थे, सभी वहाँ बैठे थे। और फिर सेरेमनी शुरू हुई। क्या सेरेमनी? अंगूठी पहनाने की। तो टू माय सरप्राइज, हमने तो किसी को बोला नहीं था, हमारे सरप्राइज में वो गया, लेकिन वो है कि दादी, हमने तो किसी को बोला नहीं था, लेकिन अभी हम जैसे दीदी का जो अनुभव सुनते हैं या दीदी की स्पेशलिटी सुनते हैं, तो उसमें हमेशा हम बताते हैं सभी के दादी दीदी की लाइन बहुत क्लियर थी, वो कैच कर लेते थे कि आपके माइंड में क्या है, वो फेस रीडर थे ना। तो उसने शायद हमारा थॉट कैच कर लिया होगा। तो सिल्वर की अंगूठी भी थी बाजू में और गोल्ड की भी थी, तो हम तीनों को गोल्ड की अंगूठी पहनाई। तो अभी तक हमने वो पहन रखी है। फिर उसके बाद तो हम लौकिक में गए और फिर नैरोबी आ गए। तो हमारा वैसे कनेक्शन तो शुरू हो गया था, क्योंकि माताजी अभी ज्ञान में एकदम पक्की हो गई थी, उसने धारणा भी सभी कर ली थी और घर में भी आके बोल दिया था कि अभी वैसे हम सरनेम हमारा पटेल है, और ये विदेश में अफ्रीका में स्पेशली पटेल की फैमिली में छोटेपन से ही सभी को खिलाना पिलाना और नॉन वेज खिलाना और बियर विस्की, वो तो सब चखाते ही, छोटे बच्चे को इतना तो सभी को पिलाते हैं, चखाते, क्योंकि जब भी बड़े हुए ना तो अभी वो लाइन पे चढ़ जाए। तो हमारे पिताजी वो कर रहा था, हमारी माताजी दूसरी लाइन पे ले जा रही थी, लेकिन माताजी ने सब कुछ बंद कर दिया कि अभी से घर में ये सब कुछ नहीं होगा। तो मानो कि हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये सब कुछ छोड़ने के लिए, ऑटोमेटिक नेचुरली फैमिली में हो गए, तो हम जैसे माताजी करती है हम फॉलो करते थे। तो ये हमारी शुरुआत की हम ज्ञान के बाबा के कनेक्शन में कैसे आए। फिर तो ऑफ कोर्स हर रोज जाना सेंटर पे जाते थे, स्पेशली हॉलीडेज में, और बहनों को कुछ भी काम होता है तो पूछते थे। लेकिन बहन जो भी बहन हुआ थी उसने नियम बनाया था कि आप जब भी सेंटर पे आओ तो 5 मिनट या 10 मिनट बाबा के रूम में जाओ, बाबा के सामने बैठो, योग करो, और उसके बाद थोड़ी मुरली सुनो, और उसके बाद जो भी सेवा होगी वो आपको देंगे। तो हम जाते थे बाबा के रूम में बैठते थे। अभी योग लगाना तो चलो बताया था कि हम आत्मा है, अपने आप को आत्मा समझो, परमात्मा है, शिव बाबा है परम धाम में, वो सब कुछ मंथन करना, वो कहा छोटे बच्चे का मंथन करेंगे। हमको तो ऐसे बैठते थे, लेकिन वो 5 मिनट नहीं होती थी और हमको ऐसे लगता है अभी उठ के जाए और कुछ भी जो भी सेवा करना है सेवा करे, अगर सेवा ना हो तो सेंटर के बाहर में ही कंपाउंड में वहाँ खेलेंगे, ऐसा ही हमारा सोच था। तो हम जाते थे, बैठते थे, फिर ऐसे कई समय ऐसा चला, और जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर जैसे वर्ल्ड मेडिटेशन आता है तो उसमें हमको बिठाते थे, घंटा घंटा बिठाते थे, और भी मेडिटेशन जब भी आता था तो बिठाते थे। फिर उसके बाद सभी को बोलते थे कि आपको क्या अनुभव हुआ सभी बताओ, 1 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद। तो सभी अच्छा जो बुजुर्ग है वो सब अच्छा अनुभव सुनाते थे कि हमको योग में ऐसा अनुभव हुआ, हमको लाइट दिखाई दी, कई को सत्यु का साक्षात्कार हुआ है, कई को वो देवी देवता थाली लेके आते थे वो अनुभव हुआ। हमको तो कुछ अनुभव नहीं होता था, बस हम ऐसे बैठे थे और लाइट के सामने देखते थे। हमको बोला था कि लाइट के सामने देखते रहो, तो हम लाइट के सामने देखते रहते थे, या जो भी सामने हमारे सामने जो भी दृष्टि देते थे उसके सामने देखते थे, अनुभव कुछ नहीं होता था। लेकिन शर्म के मारे हम ऐसे तो कैसे बोले, छोटे थे तो हमको कुछ अनुभव नहीं है, हम कुछ अनुभव नहीं सुनाएंगे। लेकिन
एक बात तो हम सुना सकते हैं ना, बस बहुत अच्छा लगा हमको आज योग में, और 1 घंटा कैसे चला गया मालूम नहीं पड़ा, बस वो हमारा अनुभव था। बाकी बाकी कुछ अनुभव नहीं रहता था। तो कई बार ऐसे होता था, सभी को अनुभव होता था, तो कई बार हम सोचते थे कि हम जो बैठ के जो सोचते हैं या योग करते हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि हमको क्यों कुछ अनुभव नहीं होता है, लेकिन अच्छा लगता था जब भी बाबा के कमरे में जाते थे तो अच्छा लगता था। और वैसे हम तभी पढ़ रहे थे, तो हमने थोड़े समय के बाद रियलाइज किया कि वैसे रिजल्ट अच्छा आता था ये ज्ञान मार्ग में आए उससे पहले, लेकिन उसके बाद हमारा जब हम योग करते थे उसके बाद हमने देखा हमारा रिजल्ट और ही अच्छा आने लगा। तो एक बात हमने रियलाइज किया कि हमको जो पढ़ाते थे वो एकदम माइंड में, जो भी टीचर बोलते थे वो माइंड में बैठ जाता था। और दूसरी बार वो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और जब भी एग्जाम्स का समय होता है तो जब भी जैसे सभी बच्चे लोग एग्जाम्स के समय बैठ जाते हैं, रिवाइज करते हैं, हम ऐसा नहीं करते थे। उस समय हम खेलते थे, एग्जाम के 1-2 दिन पहले खेलते थे, वो सीरियस नहीं लेते थे। तो माता जी हमको डांटती थी कि आपकी एग्जाम है, आप खेलते, लेकिन हमने बोला हम तैयार है, हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, चलो थोड़ा फ्लिप कर लेते हैं तो थोड़ा मेमोरी वापस आ जाए। लेकिन हमने एक एक्सपीरियंस किया कि जो भी टीचर बोलती थी वो माइंड में सेट हो जाता था। क्यों सेट होता था? क्योंकि कंसंट्रेशन पावर हमारा बढ़ता था। और वो कंसंट्रेशन पावर कहाँ से बढ़ता था? हम जब भी बाबा के कमरे में जाते तो बैठते थे, योग नहीं लगाते थे, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, बस ऐसे बैठते थे। तो बैठते थे तो बाबा के सामने देखते थे, तो और कोई हमने फिर वो अनुभव किया कि और कुछ थॉट्स नहीं आते थे, माना माइंड स्टेबल था, और जो थॉट्स है वो कम थे, तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ता था। और वो कंसंट्रेशन पावर हमको स्कूल में हेल्प करता था, क्योंकि जब भी टीचर कुछ भी बोलते थे तो माइंड में सेट हो जाता था। ने जब भी कोई भी बात आपके माइंड में एक बार क्लिक हो जाती है, माइंड में बैठ जाती है, फिर उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम में भी अच्छा रिजल्ट आने लगा। और बाबा हम मुरली भी सुनते थे कई बार, जब भी सुबह के क्लास में जाते थे या दिन में जाते थे तो मुरली सुनाते थे। और एक हमारी जो धारणा है कि अच्छी कंपनी रखनी चाहिए, बुरे का संग नहीं रखना है। तो अभी छोटे बच्चे को क्या बुरे का संग है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ हम जाते खेलते थे, बाहर जाते थे, तभी तो अभी मूवीज में भी जाते थे, रेस्टोरेंट में खाने के लिए भी जाते थे। धारणा की बात कहाँ है तभी। लेकिन एक अनुभव हुआ कि एक ऐसा फ्रेंड मिल गया जो स्टडीज में इतना सीरियस नहीं था। तो स्कूल के बाद फिर हमको वो ले जाता था उसके घर पे कि चलो, होमवर्क के बहाने ले जाता था, लेकिन होमवर्क के बदले हम खेलते थे, टीवी देखते थे या खेलते थे और कुछ करते थे। तो थोड़े समय के बाद हमने देखा कि हमारा जो रिजल्ट है वो डाउन जा रहा है। तो फिर मैं सोचने लगे कि कब क्यों डाउन जा रहा है, क्यों, हम तो वैसे ही कंसंट्रेशन पावर है, स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। लेकिन हमको तभी एक क्लिक हुआ, बाबा की बात याद आई कि बाबा ने बोला कि आप संग के रंग का ख्याल करना है, बैड कंपनी का ख्याल करना, संग के रंग का ख्याल करना। तभी ये मालूम हुआ कि जो हमारा जो संग है अभी प्रेजेंटली वो अच्छा संग नहीं है, वो हमको दूसरी तरफ खींच रहा है। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसको छोड़ दिया। तो जब भी उसको छोड़ा तो वापस हमारा जैसा रिजल्ट था वैसे वापस आने लगा। तो ये ज्ञान प्रैक्टिकल तभी हमको रियलाइज हुआ, संग के रंग, बैड कंपनी का ख्याल करना। तो तब से लेकर अब तक जो भी बाबा ने बोला है, जो भी बाबा बोलते हैं, तो तभी समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिकल जब भी होता है तभी उस बात की हमको वो महसूसता होती है या उसका अनुभव होता है, तभी वो माइंड में फिट हो जाता है। तो एक बात हमको समझ में आई कि जैसे मंदिर में जाते थे तो क्या बोलते थे वो समझ नहीं आता। एक बार हमने मंदिर में वो कभी कोई साधु आया था, संत आया था इंडिया से, तो उसको पूछा, हमने नहीं, पक्के हमारे भाई, उसने पूछा उन्होंने कि आप बोलते हैं कि माया क्या है, तो माया के ऊपर बोलो हमको समझाओ ना कि माना क्या, हमको मालूम नहीं है माया क्या। तभी उसने साधु संत ने जवाब दिया था कि आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आएगा, आप बैठ जाओ, जब भी बड़े हो गए ना तभी आपको समझ में आएगा। तभी ऐसा जवाब दिया था। और बाबा के पास आते तो बस साफ बता देते माया क्या, 5 vices, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो माया है। तो ये हमको समझ में आया। तो हम कंपेयर करते थे कि ये ज्ञान एकदम सिंपल है और उसको फॉलो करना अच्छा है, क्योंकि अगर इसको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए फायदा है ना।
लेकिन बहुत बातें थी जो हम ऐसे सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन जब भी प्रैक्टिकल होता है तभी मालूम पड़ता है कि इसका इफेक्ट क्या है। तो एक तो हमको अनुभव हुआ है छोटेपन से ही संघ का रंग का। फिर तो हम चलते गए, फिर अच्छा लगने लगा, सेंटर पे जाते थे, सेवा करते थे, फिर मूली सुनते थे, योग करते थे। तो धीरे धीरे फिर हमारी स्टडीज़ भी पूरी होने आई, हमने हाई लेवल किया। तो उसके बाद हमको नहीं, अभी जब भी हम पढ़ाई पढ़ रहे थे, जब भी पूरी होने का जैसे ऑलमोस्ट फिनिशिंग था, तभी उसके बाद हमको डिसाइड करना था कि अभी हमको आगे क्या करना है, कौन सी लाइन लेनी है। तो हमको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो हमको ऐसे लगा कि हम साइंस सब्जेक्ट लेंगे और डॉक्टर बनने का, कि हम डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर या फार्मासिस्ट, तभी तो वो चल रहा था फार्मासिस्ट, लेकिन हमको डॉक्टर बनना था। तो हमने अप्लाई भी कर दिया था यूनिवर्सिटी में कि डॉक्टर के लाइन के लिए। सब कुछ, हमको एडमिशन भी मिल गए। वो क्या एग्ज़ाम के बाद अच्छा रिजल्ट आया तो एडमिशन भी मिल गया। लेकिन फिर हमने सोचा, जैसे थोड़ा थोड़ा फिर ज्ञान में थोड़ा कम डीप जाने लगे, बाबा के नज़दीक आने लगे, सेंटर के नज़दीक आने लगे। तो हमने सोचा कि अभी ये डॉक्टर की करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, 10 साल तो डिग्री लेने में लग जाएगा। फिर उसके बाद 2 साल प्रैक्टिस करना है, फिर ये तो ऑनलाइन है, 10 साल के बाद डॉक्टर बनेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो क्यों, तब तो हम सेवा भी नहीं कर सकेंगे। तो फिर हमने सोचा कि अगर वैसे भी हम डॉक्टर बनेंगे तो गारंटी नहीं है कि हम डॉक्टर की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस था। तो ऑब्वियसली या तो ऐसे ही होता है ना कि जो भी फादर का जो है वो बच्चों को दे देते संभालने के लिए। तो कई हमने देखे थे डॉक्टर बन के आए थे, या इंजीनियर बन के आए थे, या और स्टडी करके आए थे बाहर, वो लोग अभी अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हैं। तो हमने वही सोचा कि अगर हम स्टडी भी करेंगे तो हमको बिजनेस ही संभालना पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम यही बिजनेस स्टडी करें। और ऐसा सोचे, ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेवे जो फुल टाइम जॉब ना हो, फुल टाइम में जाना ना पड़े। तो बाबा का सेंटर की सेवा भी हो और साथ में पढ़ाई भी हो, और हमको डिग्री लेनी है। क्या पिताजी को दिखाना है ना, क्योंकि माताजी बहुत ज्ञान में आगे बढ़ गई थी, लेकिन पिताजी बहुत नहीं था, वो सहयोगी था। तो उसको अभी भी शौक था कि बच्चे आगे पढ़े, शादी करे, सब कुछ वो उस लाइन का था। सहयोगी था बहुत, बाबा के घर में सब फुल सपोर्ट देता था और सहयोगी था, लेकिन ज्ञान योग नहीं करता था। माताजी फुल ज्ञान योग धारणा सभी फुल हो गई थी। तो हमने भी ऐसे सोचा कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना बने अभी बाबा की सेवा करनी है। और तभी ऐसा हुआ कि सेंटर के बाजू में एक यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी खुली, तो वो बिजनेस स्टडी पढ़ा रहे थे। तो हमारा जो भाई है उसने भी वहाँ डिग्री लिया था बिजनेस और फाइनेंस की। फिर तो अमेरिका चले गए हम स्टडीज़ करने के लिए। तो हमने भी वही सोचा कि हम भी ये डिग्री ले ले, 2 साल की डिग्री है, डिग्री मिल जाएगी, फिर सभी को डिग्री दिखानी है ना, वो काम करना तो डिग्री के साथ काम मिल जाएगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हमने वो कोर्स शुरू किया। और उस बीच में जब भी हम वो कोर्स कर रहे थे, तभी कोई दूसरा गांव है या किसुमु करके, वहाँ से कोई भाई आया, तो वो भी ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण हो गया। तो उन लोगों को नैरोबी, जो हमारा कैपिटल सिटी जहाँ हम बेच दे, वहाँ उन लोगों को बिजनेस खोलना था। तो वो लोग ऐसे ढूंढ रहे थे किसी को कि कोई उन लोग को हेल्प करे, या दौड़ा भागी लाइसेंस लेना, ये लेना। तो हम पार्ट टाइम स्टडी भी कर रहे थे, बिजनेस स्टडी, और पार्ट टाइम सेंटर में भी थे। तो बहन ने बोला कि ये भाई आपको हेल्प करेगा, उसके पास थोड़ा टाइम है, तो जो भी करना है। तो तब से हमको ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग हमारा शुरू हुआ। तभी मालूम नहीं था, अभी हम रियलाइज़ करते हैं, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पढ़ाई भी पढ़ रहे थे, 1 घंटे का समय था, या सुबह में शाम को। तो पढ़ाई 1 घंटे की पढ़ाई थी, या कभी कभी ये भाई का कुछ काम होता था, गवर्नमेंट में जाके लाइसेंस लाना, ये करना, वो भी करते थे। साथ साथ में बाबा की सेवा भी करते थे, सेंटर का कुछ भी काम होता था। तो सब हमारा, तभी मैं 18 साल का था मेरे ख्याल से, 17-18 ईयर्स ओल्ड। तो सब कुछ साथ में करने लगा। तो पढ़ाई, वैसे हमारी जो डिग्री का कोर्स था वो 3 साल का था, उसमें 36 सब्जेक्ट्स करने होते थे वो बिजनेस डिग्री लेने के लिए। लेकिन हमने चैलेंज कर दिया कि हम 36 के बदले जो 7-8 सब्जेक्ट है वो चैलेंज करेंगे, हमको पढ़ना ही नहीं, उसको हमको पेपर दे दो। अमेरिकन सिस्टम बहुत अलग है, वो अगर पेपर दे दे, आप पास हो जाओ तो फिर फिनिश, उसको नहीं करना है उसको स्टडी। तो हमने 8 पेपर को ऐसे चैलेंज किया और सभी में पास हो गए। अकाउंट्स था, कंप्यूटर का था, और लिटरेचर कुछ ऐसे थे।
और दूसरे हमने 2 साल में पूरा कर दिया, डिग्री मिल गई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस स्टडी की डिग्री मिल गई। और उसके बाद काम तो ढूंढना नहीं था, क्योंकि ये भाई जो आया था उसने फिर उसने नैरोबी में बिजनेस भी शुरू कर दिया, उसने फैक्ट्री भी ली, बिस्किट्स की फैक्ट्री ली, उसमें भी हम इन्वॉल्व हो गए थे, काफ़ी इन्वॉल्व हो गए थे सब कुछ सेटअप करने में, और उसमें ही काम करना था, तो काम भी रेडी था। तो डिग्री के बाद उसके बाद काम भी करता था, बाबा का भी काम संभालता था। और वो काम ऐसा था कि ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना, घूमने का। घूमने का माना कि ऑर्डर्स लेने का, पैसा कलेक्ट करने का, गवर्नमेंट का काम करने का, लाइसेंस का काम करने का। तो सारा दिन हम बाहर ही रहते थे, हमारे ऑफिस में बैठने का काम नहीं था। तो उसके साथ साथ बाबा का भी जो सेंटर का काम होता था टाउन में, जो भी करना होता है, बैंकिंग करना होता है या पोस्ट देखनी होती, तो वो भी हो जाता था। और थोड़ा बीच में जो टाइम मिलता था, अगर बहनों को कहीं जाना हो सेवा के लिए, तो वो भी हम कर लेते थे ड्राइवर के साथ। तो सब कुछ साथ में चलता था। फिर थोड़े समय के बाद बिजनेस एक्सपांड हो गया, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आने लगी। तो थोड़े समय के बाद हम ऐसे सोचते थे कि ये अभी टू मच इन्वॉल्व हो, हम जास्ती बिजनेस में टाइम देने लगे। बिजनेस माना नौकरी, हम नौकरी करते थे, लेकिन वो लोग हमको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम परिवार का कोई वन ऑफ देम है। और हमको भी ऐसा नहीं लगता था कि हम नौकरी कर रहे हैं, बस अपना खुद का ही बिजनेस, ऐसा ही हमको लगता था। लेकिन उसके बाद फिर हमको ऐसे होने लगा कि अभी टू मच इसमें इन्वॉल्व हो रहा हो, क्योंकि फिर 12-12, 13-13 घंटा काम करना पड़ता था। तो हमको ऐसा लगता था कि अभी छोड़ देना है, क्योंकि उसमें फिर हम बाबा के सेंटर में या कम कर ऐसे अटेंशन दे रहे हैं। तो तभी बाबा को पूछा, तो बाबा ने बोला नहीं, बाबा बोलेगा आप तब तक काम करते रहो। तो करते थे हम, बाबा ने बोला तो इसलिए हम करते थे। लेकिन बहुत अच्छी हमको ट्रेनिंग मिली वहाँ, सब प्रकार की। भले मैं छोटा था तभी, मेरे ख्याल से 21 से 22 साल का था, लेकिन जो भी ट्रेनिंग मिली एकदम मैं उसमें एकदम परफेक्ट हो गया। और हम जो सोचते थे ना कि हमको कुछ अनुभव नहीं होता है बाबा, जब भी बाबा के कमरे में बैठते या योग लगाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये हमारा क्या है, वो कलेक्शन बहुत रहता था सभी के पास, जाके पैसा का कलेक्शन, और तभी कैश का बिजनेस बहुत होता, तो वो मेरा काम था, कलेक्ट करके फिर बैंक में डालने का। और तभी ड्राइवर नहीं था, मैं अकेला गाड़ी चलाता था। और वैसे ट्रैफिक भी इतना नहीं था तभी अफ्रीका में, आई मीन केन्या में, नैरोबी में, और बहुत सरल था। लेकिन चोरी का डर बहुत था। आपने सुना होगा कि ये देशों में चोरी का बहुत होता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने बहुत पैसे इकट्ठा किया था, इतना बड़ा वो, तभी क्या वो भरा था, अबाउट 2 मिलियन शिलिंग्स, माना कि अब अगर रुपये के हिसाब किया तभी का, ये मैं 91 की बात कर रहा हूँ, तो 1.6 मिलियन रुपीस होता है 2 मिलियन शिलिंग्स। वो मैं जाके और लेके हम बैंक में जाते, हर रोज हमारा बैंक का चक्कर तो रहता था, जैसे सेंटर में मंदिर में जाते हैं वैसे हम बैंक का चक्कर हमारा रहता था। और बैंक जैसे घर की हो गई थी, मैनेजर जानते थे, कैशियर जानते थे, सब हमको जानते थे। तो हमने बैंक के सामने, बैंक के दरवाजा था उसके सामने ही गाड़ी पार्क किया, और मैं निकल रहा था, अभी गाड़ी हमने ऑफ भी नहीं की थी, और मैं निकल रहा था। ऐसे निकला बाहर, और मैंने देखा कि 2 लोग यहाँ से दौड़ के आ रहे, माना 5 लोग थे, वो सामने के रास्ते से भाग के आ रहे, और मेरे को बोलता इंडिया डैन, माना लोकल भाषा में बोला कि अंदर गाड़ी में अंदर बैठ जाओ, और गन दिखाई। तो मैं समझ गया ये लोग तो चोर है। तो पहले मैं ऐसे सुनता था, कईयों को ऐसा हुआ है कि चोर आया फिर हमको बिठा दिया, तो हम तो ऐसे सोचते थे अभी क्या चोर आए तो हम गाड़ी में से निकल के भाग जाते हैं ना, उसको चोर को धक्का लगा के हम भाग सकते हैं ना। तो तभी मैंने ये, जब को हमको अनुभव ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ ना, तभी हमने देखा कि जब ये हुआ ना, हमने देखा चल चोर आया, हमको बोला कि आप अंदर बैठ जाओ, हमारा माइंड ब्लैंक हो गया। बाबा कौन, मैं कौन, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं, एकदम ब्लैंक हो गए। तो हमको, वो छोटी गाड़ी थी तो हमको हैंड ब्रेक पे बिठा दिया। तो एक ड्राइवर की सीट पे बैठ गया, एक दूसरे साइड से गाड़ी खोली थी तो एक आगे बैठ गए, और 3 लोग पीछे की सीट में बैठ गए। फिर वो चोर ने गाड़ी ले ली, गाड़ी तो स्टार्ट ही थी, तो उसने रिवर्स करके चलाना शुरू कर दिया। हम हैंड ब्रेक पे बैठे थे, हमारा माइंड ब्लैंक था, कुछ याद नहीं था, बाबा कौन, मैं कोई, कुछ नहीं। और तभी हमको ब्रह्मा बाबा का ऐसे विजन आया फर्स्ट टाइम। इतने मेरे ख्याल से ये 91 में है, तो हम तो 78 में ज्ञान में आए, तो फिर तो ऐसे पक्के नहीं थे ज्ञान में सब कुछ, लेकिन
चल रहे थे, तो 91 में फर्स्ट टाइम ब्रह्मा बाबा का सामने, गाड़ी के सामने से विजन आया और हमको ऐसा लगा कि प्रोटेक्शन हमारे सामने है, बाबा जैसे हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिर माइंड एकदम खुल गया फिर, और घबरा भी नहीं गया कुछ नहीं, क्योंकि हमको ऐसा मालूम, ऐसे वो अनुभव हुआ कि बाबा हमारे साथ है। तो वो पीछे था ना, उसने यहाँ पे गन रखी थी और जो वो रेयर व्यू मिरर है उसको ऊपर कर दिया था क्योंकि मैं देख ना सकूं उसका चेहरा। और हमने रियलाइज किया कि 5 लोग थे, उसमें से 2 लोग हैं ना एकदम पी के आए थे, एकदम इंटॉक्सिकेटेड थे, और जो भी चोरी करते या जो भी मारते हैं ना वो साधारण आदमी नहीं करते, जो भी नशे में होते हैं ना, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होता है क्या होता है, सेंसिस में नहीं होते, उसको शूट करना, ह्यूमन बींग को शूट करना इजी होता है उसको लिए। तो वो लोग, उसने बहुत पिया था, हाई था, और वो बोलते थे, वो ड्राइवर को बोलते थे पैसा तो यहाँ बहुत है, चलो हम उसको, तभी ये ट्रेन चल रही थी नैरोबी में, कि जाके जंगल में जो भी जिसको भी ले जाते थे जंगल में छोड़ देते थे, अगर आपने आनाकानी की तो आपको शूट करके मार देते थे, या तो फिर वहाँ छोड़ देते, आपके कपड़े निकाल देते थे ताकि आप फॉलो ना करो जंगल में, ऐसा सब कुछ करते, या मारते थे या कुछ करते थे। तो ये लोग बोलते थे, वो बोलता था चलो उसको अभी अब जंगल में ले जाए, उसको छोड़ देवे, और दूसरा बोलता था अभी गन भी है तो उसको हम मार देंगे वहाँ, छोड़ देंगे और मार देंगे वहाँ। मैं सुनता था लेकिन घबरा नहीं गया था क्योंकि बाबा हमारे साथ था। फिर मालूम नहीं, वो ड्राइवर ने तो गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, सामने से पुलिस भी आई, हमने देखा पुलिस की गाड़ी आ रही, तो हमने सोचा कि पुलिस देखेगी आगे 3 लोग बैठे हैं तो स्टॉप करेंगे, लेकिन पुलिस भी चली गई, पुलिस ने भी स्टॉप नहीं किया, तो ड्राइवर तो चलाने लगा। अभी यूनिक बात क्या है, आप देखो बाबा कैसे प्रोटेक्ट करता है। ड्राइवर को तो मालूम नहीं था कि हम कहाँ रहते हैं, तो उसने एक जगह ले गए, वह गाड़ी खड़ी रखी और मेरे को बोला कि आप निकल जाओ। मैं सरप्राइज हो गया कि निकलने को बोल रहा है, तभी हमारे में इतनी हिम्मत आ गई, तो मैंने, चोर के साथ हम कुछ बोल नहीं सकते कि मैं ये करूँ लेना है, अगर कुछ भी बोला तो वो शूट कर देंगे, गन तो यही थी। तो मालूम नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई, तो मैंने बोला कि देखो ये ग्लोव बॉक्स में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, सब डॉक्यूमेंट्स है और चेक्स भी है, तो वो मैं ले लूँ, जल्दी निकल जाओ, ले लो। तो वो मैं निकाल के चलने लगा। अभी मैं भी बिलीव नहीं करता, आप भी बिलीव नहीं करेंगे, उसने मेरे को कार उतारा, हमारे घर, वहां से हमारा घर 5 मिनट का रास्ता था, हम वहां निकल गए, वो लोग गाड़ी पैसा लेके चले गए, मैं घर चला गया। तब तक मैं, जब तक घर पहुंचा तब तक मैं एकदम स्ट्रॉन्ग था, कुछ नहीं था। तो माताजी घर पे थी, 10:30 बजे सुबह का हुआ होगा, तो माताजी भी सरप्राइज होगी कि ये क्या कर रहा है या क्यों जल्दी आया, तो मैं कुछ बोला, तभी फिर ऐसा मैं ध्रुजने लगा, और वो जैसे वो फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस होता है, तभी मेरे को ये हुआ, जाके मैं रूम में बैठ गया और एकदम घबरा गया। फिर तो मेरे बॉस को फ़ोन किया कैसा हुआ है, तो फिर आधे घंटे के बाद बॉस भी आया, फिर माताजी को बुलाया, तो माताजी भी घबरा गई कि अच्छा हुआ बच गए आप। लेकिन वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बाबा का, और बाबा ने कैसे बचा लिया। ये 91 का है। उसके बाद तो हमको 9 बार अटैक किया था, वो मैं आपको दूसरा इंसिडेंस बताऊंगा, लेकिन 9 टाइम्स हमको अटैक किया था, और उस 9 टाइम्स में एक भी बार थोड़ी भी चोट नहीं लगी थी। शूटिंग का तो ठीक, लेकिन कई बार तो नाइफ के साथ आ गए थे, गन के साथ कई बार आ गए थे, लेकिन जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। क्यों? ये इंसिडेंट्स के बाद फिर ऑफ कोर्स हम तो बाबा को पूछते हैं ना, तभी तो वेदांती बहन ट्रांस में जाती है, तो बाबा ने बोला कि बाबा ने ये बच्चे को बचा लिया, उसका कर्म तो है, लेकिन बाबा को ये बच्चे की जरूरत है और आगे जाके बहुत काम करना है, बाबा उसको चलाएगा, बाबा उसको बचाएगा। इसलिए मैंने शुरू में आपको बोला कि अनुभव में हम शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि बाबा ने हमारी लाइफ सेट की है, हम तो नेचुरली चल रहे हैं और जो भी सीन्स हमारे सामने आते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये 9 बार ऐसा हुआ। दूसरा एक इंसिडेंस बता दूं, आगे हम बढ़े उसके पहले। दूसरी बार क्या हुआ कि हम, फिर तो हमारा सारा चेंज हो गया, फिर बैंक के आगे 2-3 बार अटैक किया और पैसा ले गए, गाड़ी ले गए। फिर उसके बाद तो हम ड्राइवर भी रखते थे और फिर ऐसा कलेक्शन करते थे, लेकिन फिर सारा चेंज कर दिया सिस्टम कि पैसा अगर होता है तो ड्राइवर के साथ बेच देते, तो हम दूसरी गाड़ी में जाते थे, गाड़ियाँ चेंज करते थे, टाइमिंग चेंज करते थे, सब कुछ अलग कर दिया, लेकिन ये लोग हमको फॉलो करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम
हम फैक्ट्री हमारी इंडस्ट्रियल एरिया में थी, तो हम 5:30, पहले तो हम बहुत लेट निकलते थे फैक्ट्री में से, 7 बजे 8 बजे, ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए। मैं और मेरे बॉस हम दोनों साथ में निकलते हैं, तो हम लेट जाते थे। लेकिन एक बार हमको रात को 8 बजे भी अटैक किया था, वो मैं नहीं सुना था, लेकिन उसके बाद सारा टाइमिंग भी चेंज हमने कर लिया। तो एक दफ़ा हम 5 बजे निकल गए, ट्रैफिक का टाइम भी होता है। तो हम दोनों, हमारे ड्राइवर को भेज दिया दूसरी गाड़ी में, वो निकल गया। सब वो युक्ति तो रचनी पड़ती है ना, कि अगर गाड़ी हमारी देखे चोर के कि ये निकल रहा है तो उसको फॉलो करेंगे। उसमें हम नहीं थे, वो ड्राइवर था। लेकिन हमारे बॉस के साथ हम निकले, और हम फैक्ट्री के गेट के बाहर ही निकले, ऐसा टर्न हुआ तो पीछे से एकदम फास्ट में गाड़ी आई, और वो मेरा बॉस चला रहा था। मेरे बॉस को ये चोर का अनुभव हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम उसको मेरे साथ, और मेरा तो ये 3 या तीसरा चौथा बार ऐसा अनुभव था। तो जैसे हम ऐसे जा रहे थे, और या पीछे से फास्ट में एकदम गाड़ी ओवरटेक करके आई, और हमको ऐसे बोलने लगे खड़े रहो खड़े रहो। तो मैंने बॉस को बोला ये लोग चोर है, आप खड़े नहीं रहना, आप भगाना, भले अगर गाड़ी हो, सामने से गाड़ी हो तो आप भगाना। और उतने में इस साइड से किसी ने आवाज लगाई, सिमामा माने लोकल लैंग्वेज में, खड़े रहो नहीं तो मैं आपको शूट करूंगा। उसने बोला मैं शूट करूंगा, तो भी उसको सुनी अनसुनी करके, और हमने बॉस को बोला आप निकलो, आप स्टॉप नहीं हो। और उतने में भी मैं यहाँ बैठा था तो एकदम आवाज आया भम। तो क्या हुआ कि ये जो हमारा विंडो बंद था, तो एकदम वो जो कांच थे ना, वो एकदम सारे टूट गए, और मेरे ऊपर कांच आ गए, सारे कांच, विंडो सारा कांच। लेकिन मैंने उसको बोला भगाओ, अब रुको ही नहीं, तो बॉस ने तो भगा लिया। तो वो जो दूसरी गाड़ी थी, फिर उन्होंने देखा कि ये लोग तो अभी फास्ट जा रहे हैं, और फिर तो तब सभी को मालूम पड़ गया ना कि कुछ हो रहा है। तो फिर वो चोर की गाड़ी भी भाग गई, नहीं वो पीछे रह गई, भागने की वो पीछे रह गई। और हम फिर सीधे पुलिस स्टेशन, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो पुलिस में ही जाना पड़ता है, तो पुलिस स्टेशन चढ़ गए। और हमको मालूम है कि जो भी पुलिस स्टेशन है, जो भी, हम तो ऐसे बोलते हैं क्योंकि अनुभव हो गया था हमको, जो पुलिस वहाँ बैठा है वो खुद ही चोर है, और वो चोर के साथ मिले हुए हैं, उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन फॉर्मालिटी के लिए या इंश्योरेंस के लिए हमको जाना पड़ता है, और ये सब कुछ नोट करना पड़ता है, क्योंकि चोर के सामने आप क्या बात करेंगे, चोर ही होता है। तो फिर हम गए वहाँ पे, जो भी लिखना था, जो भी करना था वो कर दिया, और वहाँ से सीधे सेंटर पे आ गए। तो सेंटर पे आके बहनों, फिर से हम सीधे बाबा के कमरे में जाते थे कि वापस आपने हमको बचा लिया। फिर बॉस हमको सेंटर पे छोड़ के वो चला गया घर पे, उसने गाड़ी पार्क कर लिया। फिर तो हम दूसरे दिन फिर हम घर पे चले गए, फिर दूसरे दिन वापस तैयार होकर फैक्ट्री में चले गए। तो बॉस ने वो काम वाले को बोला होगा कि आप है ना, ये अभी कांच है सारा, तो आप साफ कर लेना, ताकि हम गाड़ी यूज़ कर सके, गैरेज में भेजे विंडस्क्रीन लगाने के लिए। तो फिर वो उसका फ़ोन आया काम वाले का कि आप जल्दी यहाँ आओ या कुछ मिला है। उसको तो मालूम नहीं था क्या था। तो हम जल्दी फैक्ट्री में से घर पे गए, आधा घंटा लगा पहुँचने में। तो उसने बताया, तो हमने देखा वो दरवाजा और विंडो के सीट के बीच में निकाला तो इतनी छोटी गन पड़ी थी, गन। तो वो चोर ने बोला था ना आप खड़े रहो मैं को शूट करूंगा, तभी उसने ऐसा किया होगा और वो गन स्लिप हो गई। स्लिप होके वो जो विंडो था उसमें लग के वो अंदर आ गई, हमको नहीं मालूम था। फिर तो वो गन के साथ हम पुलिस स्टेशन CID हेडक्वार्टर्स में गए, क्योंकि वो तो लाइसेंस चाहिए ना, हम ऐसे गन को नहीं रख सकते। तो उसको फिर वो CID में गए और रिपोर्ट किया। तो CID ने खोली तो उसमें 5 बुलेट थी। तो अगर वो चोर ने अगर शूट किया होता तो हमको लगती ना सीधी यही लगती। बच गए, फिर बाबा ने बचा लिया। तो ऐसा तो 9 बार ऐसा हो गया, लेकिन बाबा को हमारी ज़रूरत है तो बाबा ने बचा लिया। तो फिर उसके बाद फिर जैसे हमने आपको बोला कि हमको ऐसा काम में बहुत इन्वॉल्व हो गए थे तो हमको छोड़ना था। तो एक दिन फिर बाबा ने अचानक बोला कि अभी आप वो हम जहाँ काम कर रहे थे वो 5 भाई है, और हम सभी 5 भाइयों का काम करते थे। मैंने 5 भाई नैरोबी में नहीं है, 2 भाई यहाँ है, 2 किसुमू में, 2 लंदन में। लेकिन सभी का जो भी काम करना है, तो मेरा काम ऐसा था ऑफिस में नहीं बैठने का, ऐसे वो बाहर है जैसे बोले ना गवर्नमेंट का काम करना है, ये काम करना वो काम करना। तो सभी हमको काम को देते तो वो सभी का काम करता था। तो मैं भी एक फैमिली जैसा ही हो गया था, और फिर बहुत मजा आने लगा। तो बाबा ने एक दिन बोला कि अभी ये भाई को, ये 3रा नंबर का भाई है, उसको बोलो कि अभी मेरे को काम छोड़ना है, अभी
क्या करेगी कि मेरे ऊपर डाउट करेगी या कोई भी उल्टा सुल्टा करेगी, उसके पहले मेरे को काम नहीं करना है। तो मैं एकदम शॉक हो गया, क्योंकि अभी मैं कैसे, थोड़े समय के पहले मैं ही बोलता था कि मेरे को काम छोड़ना है, और अभी मैं ऐसे सोचने लगा कि मैं कैसे ऐसे बोलूँ, अभी तो एकदम क्लोज हो गए, लेकिन बाबा ने बोला है तो उसमें कुछ राज होगा ना। तो एक वीक तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर जब भी वो भाई एक दिन फैक्ट्री में आए तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, हिम्मत करके बोल दिया कि अभी मैं ना अभी 3 मास, तभी बाबा ने बोला था ऐसे बोलना कि आप 3 मास मधुबन जाओगे, फिर उसके बाद आने के बाद हम काम नहीं करेंगे, हमको काम नहीं करना है। क्योंकि उस वो बोले कि अगर पूछे क्यों नहीं करना था, बोलना कि बस अभी ऐसे कोई हमारे पर आरोप लगाए उससे पहले हम निकल जाए। तो मैंने तो उसको बोल दिया। तो वो बोलता है नहीं नहीं, कैसे आप इतने विश्वासु आदमी हो, कोई भी आपके ऊपर वो डाउट नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं सोचो, आपको चलो 3 मास की छुट्टी चाहे मधुबन जाना है, जो भी करना है करो। क्योंकि वो सभी सहयोगी है, सभी बाबा का ज्ञान है, उसमें से 2 भाई तो एकदम पक्के ब्राह्मण है, बाकी भाई सहयोगी। तो बाबा को तो मालूम है आपको जो करना है करो, आप ऐसी चिंता नहीं करो, आप जाओ। तो हमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। फिर छुट्टी लेके हम तो मधुबन आ गए लंबे समय के रहने के लिए। मधुबन में थे तभी हमारा उनका और मैसेज आने लगा या कोरस्पोंडेंस आने लगा कि इतने, तभी मैं कितने साल का था, तभी 25 साल का था, और किसी एक भाई ने जेलसी के कारण उसका किसी के साथ लफड़ा चल रहा था, हमको मालूम था, और हम वैसे भी हम ऐसे बिजनेस में उन्हों के साथ बहुत आगे बढ़ गए थे। तो जेलसी भी हो गई, सब कुछ जो भी होगा। तो उन्होंने दूसरे भाइयों को ऐसा, वो क्या बोलते हैं, उसका माइंड वो पॉइजन कर दिया, और बोला कि हमको हैंड ओवर करके गया है, लेकिन 30 मिलियन शिलिंग्स, 3 करोड़ शिलिंग कम आता है। हमने तो सब कुछ हैंड ओवर कर लिया था। तभी फिर मालूम हुआ कि बाबा ने जो बोला था कि आपके ऊपर झूठा वो क्या इल्ज़ाम या आरोप लगाएगा, ये है, और बाबा ने ऐसे बोला था कि अभी आप बोलो कि आपको काम नहीं करना है। तो तभी तो मैं मधुबन में था, और उसी समय बाबा ने तभी बोला था कि आप इंडिया में एक मकान लो। अभी आप सोचो, ये बाबा के कितना फेथ होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा जो भी बोलता है उसके फेथ कितना होना चाहिए। एक तरफ हमको वो एक्यूज किया कि 3 करोड़ आपने चोरी किया है, दूसरी तरफ बाबा ने बोला कि इंडिया में आप मकान लो। अगर हम मकान ले भी और इन्हों को मालूम पड़े तो क्या सोचेंगे, किसके पैसे से मकान लिया है, चोरी के पैसे में, बाबा ने बोला है। तो हम तभी इंडिया में थे, मधुबन में थे, अहमदाबाद आए, बाबा ने वो भी बोला अहमदाबाद में मकान लो। तो अहमदाबाद आए, और ड्रामा में जो नूंद होता है, बाबा ने बोला है माना कि दे समथिंग डेफिनेटली तैयार है मकान। तो हमने 1-2 मकान देखे और तीसरे मकान देखे तो रेडी था। किसी वो दिल्ली का कोई भाई था, उसको बेचना था, उसको वापस दिल्ली जाना था, कर्नल था, उसने खुद ने बड़ा मकान 6 बेडरूम का मकान बनाया था, और सिटिंग रूम भी बड़ी थी। तो डील हो गया। हम फिर वापस नैरोबी आए पैसा लेने के लिए, कि हमारा तो हमने कुछ तैयारी नहीं की थी, हमारा पैसा यहाँ था, थोड़ा बाहर से मंगाना था। तो तभी मैं आके यहाँ हमारे बॉस को मिला कि अभी ये क्या है, आप लोग क्या लिख रहे हैं कितनी चोरी की। तो बोलता है हिसाब नहीं मिलता है। मैंने बोला जो भी हो, हम अभी वापस इंडिया जा रहे हैं, हमको मकान लेना है, आपको जो भी सोचना है आप सोचो, मैं जाके मकान लेके वापस में आऊँगा, फिर हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम यहाँ सब कुछ अरेंज करके माता जी को लेके फिर इंडिया गए, मकान का भी हो गया, फिर वापस आए। फिर तो जो सॉर्ट आउट करना तो हमने सॉर्ट आउट किया, फिर तो वैसे भी काम छोड़ना था। लेकिन सभी ने बहुत एक्यूज किया, लेकिन ये जो बड़े भाई थे वो ऐसे मान नहीं रहे थे कि इसने ऐसा किया होगा। लेकिन तभी हमने एक एक्सपीरियंस किया कि जब भी कोई भी हमको एक्यूज करता है, अगर हमने कुछ गलत किया है और हम छिपाने की कोशिश करते हैं, तो हम गुस्से में आ जाते हैं या गुस्से से बात करते हैं या ऐसे फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि हम वी आर हाइडिंग समथिंग, हम कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन तभी मैंने एक्सपीरियंस किया, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, हमारा तो क्लीन था। और हम बाबा के साथ और जो निमित है वेदांती बहन, उनके साथ एकदम क्लीन थे कि हमारी सैलरी है, इसमें से हम इतने बाबा के लिए रखते हैं, इतने घर में रखते हैं और इतना बैंक में रखते हैं, हमारा सेविंग्स इतना है। पहले से जब भी हमको सैलरी मिली तब से हम क्लियर थे। तो उसको भी मालूम था कि उसके पास कुछ नहीं है। तो जब भी जो भी होगा, जो भाई था जो हमको एक्यूज कर रहा था,
जब भी हमारे साथ बात करता तो वो ऐसे गुस्से में बात कर रहे थे कि आप कैसे, आप इतना विश्वास किया, ये किया वो किया, लेकिन हम जरा भी वो गुस्सा नहीं करते थे, क्योंकि एक तो पापा हमारे साथ से, और दूसरा कि हमने कुछ गलत तो किया नहीं है, तो हम क्यों गुस्से हुए, एकदम शांति से बात कर रहे थे। फिर 6 मास के बाद ये सब कुछ हो गया, लिपटा दिया, फिर काम छोड़ दिया। 6 मास के बाद वो सभी को रियलाइज हुआ कि गलत था, किसी ने उनको चढ़ाया था, जेलसी हुई थी। फिर तो उन्होंने सॉरी किया कि जो भी हुआ कि हमको माफ़ करना, लेकिन हमको कुछ, हम तो बाबा के बन गए, बाबा हमारे साथ है, फिर क्या बोले, चलो कर्म हमारे हिसाब किताब चुप तो हो गया, लेकिन एक बात तो अच्छी हुई कि हम यहाँ से निकल गए। लेकिन हमने उन्हों के साथ, बाबा ने हमको क्यों आ रखा था, उन्हों के साथ जो भी ट्रेनिंग ली, देखो बड़े बड़े काम, गवर्नमेंट में जाना, मिनिस्टर को मिलना, पैसा इतना हैंडल करना, बैंकिंग सारी सिस्टम में छोटा था, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बिजनेस स्टडीज में ओके अकाउंट्स और आता है, लेकिन थ्योरी इज डिफरेंट एंड प्रैक्टिकल इज डिफरेंट। हम दोनों साथ में कर रहे थे, तो एकदम प्रैक्टिकल, एकदम एक्सपीरियंस हो गया था। छोटेपन में 25 साल का था, एकदम अनुभवी हो गया था, क्या काम कैसे करना है। और ये देशों में काम ऐसे सीधा नहीं होता है, उल्टा सुल्टा रास्ता वो करना ही पड़ता है। भले बाबा बोले करप्शन है, पैसा खिलाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता है। वो सब हम सीख गए थे। और इतना पैसा हैंडल करना, वो हिम्मत चाहिए, क्योंकि घबरा जाते हैं ना, क्या ऐसा पैसा कैसे हम करेंगे। तो अभी जो भी पोजीशन में बाबा ने हमको रखा है, हम सेंटर का काम पूरा संभालते हैं, यही काम करते हैं, सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, सारा गवर्नमेंट का काम। और हम बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट नहीं है, बिजनेस स्टडीज किया है और उसमें अकाउंट्स आ जाता है, लेकिन बाबा ने हमको अभी दिया है सारा अफ्रीका के अकाउंट संभालने का। बाय प्रोफेशन आई एम नॉट एन अकाउंटेंट, लेकिन बाबा ने वो कंपनी में हमको वो सिखाया, और वो सीख के प्रैक्टिकली अभी हम उसको कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। माना क्या कहता हूँ कि बाबा ने हमको ट्रेन किया, बाबा को जो ज़रूरत है उसी प्रकार, वो उसमें डाला, बिजनेस में डाला, उसमें ट्रेन किया। और अभी बाबा को जो काम हमारे से संभालना है, वो हम संभालते हैं। तो अभी 5 मिनट बाकी है। ये शॉर्ट में मेरा अनुभव है। अनुभव तो बहुत डीप है, आगे बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है, प्रश्न पूछना है, या आई होप आपको समझ में आया और इंटरेस्ट, हमारे अनुभव में थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। जी बिल्कुल आया। अभी टाइम है 6-7 मिनट, आप शेयर कर सकते हैं और करें। एक बात हम आपको बताए कि दूसरा क्या है कि बाबा ने, जैसे बाबा बोलते हैं कि आप मधुबन ऐसे नहीं समझो कि मधुबन में आए तभी पुरुषार्थ होगा या उन्नति होगी, या उन्नति होती है। बाबा वहाँ का वाइब्रेशन है, वहाँ टाइम टेबल ऐसा बना हुआ होता है, और हमको और कुछ काम नहीं वहाँ नहीं रहता है, तो हम मोर योग कर सकते हैं या टाइम दे सकते हैं। लेकिन हमने एक बात रियलाइज किया कि मेरे लिए, खुद के लिए, हम मधुबन में ही हो या नैरोबी में हो, पुरुषार्थ में देयर इज नो डिफरेंस। मधुबन में जो पुरुषार्थ करते हैं, ओके बूस्ट मिलता है, वाइब्रेशंस मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, अभी हम नैरोबी जाके हम ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, ऐसे हम कभी नहीं सोचते। वहाँ जो पुरुषार्थ करते हैं वही पुरुषार्थ यहाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने जो टाइम टेबल दिया है अमृत वेले से शाम तक, वो हम कई सालों से वो फॉलो करते हैं। जब से हमको वैसे ज्ञान में आए तभी से फॉलो नहीं करते, लेकिन बीच में कभी थोड़ा थोड़ा कई बार हम अमृत वेला उठते हैं, नहीं उठते, क्लास में जाते हैं, नहीं जाते, वो तो नेचुरल होता है। लेकिन अभी कई समय के बाद फिर वो नेचुरल हो जाता है, तो उठने का भी नेचुरल हो जाता है। तो हम जो टाइम टेबल है 3:30 बजे उठना, वो तभी हम फॉलो करते थे, और जब भी बिजनेस में थे या स्टडीज करते थे तब से फॉलो करते। तो अमृत वेला से शाम तक जो भी टाइम टेबल बाबा ने बताए वो हम फॉलो करते। देखो, अमृत वेला उठना, योग करना, नहा धो के फिर क्लास में जाना, मुरली सुनना, फिर नाश्ता करना, फिर जो भी लौकिक कार्य है वो लौकिक कार्य करना, शाम को योग करना, शाम का योग, और फिर गुड नाइट। वो हम कई सालों से फॉलो करते। तो हमको एक एक्सपीरियंस हुआ कि हमने जब भी 91 में ये ग्लोबल म्यूजियम जो अभी प्रेजेंट नैरोबी में सेंटर है उसका ओपनिंग किया था, और उसके बाद 10 दिन या ऐसे उसके बाद ऊपर वो जैसे हम कलश लगाते हैं तो कलश लगाया था रूफ में। तो मैं तो घर में रहता था, बीच में जब पुराना सेंटर था तभी सेंटर में रहता था, फिर जब ये नया सेंटर बनने कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो मैं घर पे चला गया था, तो सेंटर में नहीं रहता था। तो फिर दूसरा भाई यहाँ आया था जो अभी आनंद भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है मधुबन में, वो यहाँ था, उसने भी कंस्ट्रक्शन में
काफ़ी हेल्प किया था, तो वो रहता था सेंटर पे। तो वो फिर उसको या कहीं जाना होता, मेरे ख्याल से मधुबन या कहीं गया वो, तो बहन ने बोला कि इतना बड़ा सेंटर है तो आप सेंटर पे आके रहना थोड़े थोड़े समय के लिए। तो मैं सेंटर पे आया था। तो क्या हुआ, एक दिन हम तो सभी सो गए, और यहाँ सुबह में 5 बजे सभी आ जाते हैं, सुबह जल्दी क्लास शुरू होता है। तो अचानक मैं उठ गया, और ऐसा उठा कि हम अलार्म से उठते थे तभी, तो ऐसा उठा कि जब भी आप देखो कि आप अधूरी नींद में से जब भी जगते हो तो कैसा माइंड भारी भारी लगता है, और ऐसा विम्सिकल डिजीनेस होता है। तो ऐसा हमको महसूस होने लगा। तो फिर मैंने घड़ी में देखा तो 5 में 10 मिनट कम थी। तो मैंने बाहर देखा, लाइट्स अभी बंद थी। तो मैंने सोचा कि अभी लाइट्स बंद है, कोई बहनों भी नहीं उठी है, 5 में 10 मिनट कम है, 5 बजे सभी आने लगेंगे। तो मैं कमरे ऐसे खटिया में से निकले, कमरे से बाहर गए, और देखा तो बहनें भी कोई नहीं उठी थी क्योंकि सभी लाइट्स बंद थी। तो फटाफट मैं बाथरूम में चला गया, स्नान करने लगा, और ब्रश करके स्नान, तभी भी ऐसा ऐसा बहुत भारी भारी लगता था, लेकिन तैयार होना तो स्नान जल्दी जल्दी कर लिया। तैयार होके मैं तो नीचे उतर गया, और हमारी टेव है, हम जब भी सेंटर में रहते तो जब भी तैयार होके नीचे आते तो सभी वो पर्दा है ना बंद होता है वो खोल देते हैं। तो डाइनिंग रूम से शुरू किया, सब कुछ पर्दा खोल दिया, और डाइनिंग रूम में आया, दूसरी डाइनिंग रूम में, तो वहाँ देखा तो 5 बजा था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी बहनें उठी नहीं है तो मेरे को बहनों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि गेट खोलना है, चाबी उन्हों के पास है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। तो मैंने नीचे से बेल लगाया बहनों को उठाने के लिए कि कोई आए उठे। बेल लगा के मैं सिटिंग रूम में गया, सिटिंग रूम की घड़ी देखी तो रात को 12 बजा था। तो मैंने ऐसे सोचा कि घड़ी चलती नहीं है, लेकिन देखा वो सेकंड का कांटा चलता है। फिर दूसरी ऑफिस में जाके देखा, वहाँ भी 12 बजा था। मैं सोचने लगा, फिर डाइनिंग रूम में देखा तो जिस डाइनिंग रूम में मेरे को 5 बजे दिखाई दिया था, वहाँ 12 बजा था। तो मैंने सोचा कि समथिंग रॉन्ग इन दिस, अभी कुछ गलत है। तभी एक बहन आई नीचे ऊपर से कि मैंने बेल सुना। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को लगा कोई चोर, ऐसा कुछ चोर आया है, तो ऐसे मैंने आपको बोला आप जाके सो जाओ, मैं भी जाता हूँ। मैं तो तैयार हो गया था, व्हाइट कपड़े पहन के आ गया था। वापस रूम में गया, वापस घड़ी में देखा 12 बजे था। इतना देखा 5 बजा है, तैयार हो गया, 3 घड़ी में 5 बजा था, अभी कैसे 12 हो गया, कंफ्यूज हो गया एकदम। फिर तो एकदम कंफर्म हो गया कि 12 बजा है। मैं तो सो गया वापस, अभी नींद तो नहीं आती है। फिर जब भी टाइम हुआ, अमृत वेला का गीत हुआ, अमृत वेला किया, भूल गया था। तभी वेदांती बहन यहाँ नहीं थी, वो बाहर गाँव गई थी। फिर 2 दिन के बाद वो आए, मैंने किसी का एक साथ ये शेयर नहीं किया। फिर वेदांती बहन जब भी आए तो मैंने से बोला कि ऐसा हुआ था, क्यों ऐसा हो, क्या होगा। तो फिर बाबा ने मैसेज दिया कि बाबा ने बच्चे को उठाया था, जगाया था, और ये घड़ी बाबा ने चेंज की थी। क्यों? क्योंकि हमारे बाजू में प्लॉट खाली था तभी, अभी तो बड़ा बिल्डिंग आ गया, वहाँ ये अफ्रीकन रहते थे। तो तभी 12 बजे ये लोग सोचते थे कि उन्होंने ऊपर जो कलश लगा है ना, वो सोने का होता है ना, गोल्ड कलर का, उनको लगा सोना है, तो हम ऊपर चढ़ के ये कलश की चोरी करें। तो इसलिए बाबा ने बच्चे को जगाया, और बच्चा जग गया, लाइटें खोल दी, पर्दा खोल दिया। तो ये लोग घबरा गए, उनको मालूम पड़ गया कि ये लोग तो कोई जग रहा है। तो फिर ये लोग ने ये प्लान कैंसिल कर दिया। तो बाबा ने बताया, बाबा को विश्वास था कि बच्चा जग जाएगा। क्यों विश्वास था? क्योंकि अमृत वेला मिस नहीं करता है, थका हुआ हो जो भी हो, अमृत वेला माना था, अमृत वेला खटिए से जंप लगाना। तो बाबा ने हेल्प किया। क्यों? अगर देखो, मैं अगर ऐसा हैवीनेस होता, ऐसा डिजी होता, तो मैं पलक के सो जाता है ना। अभी हमने कई ऐसे अनुभव किया है ना, अभी 3 बजे ना, घड़ी बंद करो ना, ऐसे 5 मिनट सो जाए, 5 मिनट का घंटा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए तभी हमको मालूम हुआ कि बाबा ने ये जो प्रिंसिपल बनाया है वो फॉलो करने में खुद को ऑफ कोर्स फायदा तो है, हम अमृत वेला करते हैं, बाबा से मिलन मनाते, शक्ति भरते हैं, लेकिन ये फॉलो करने में कई अनेक फायदे हैं। तो हम इसीलिए हमने बोला कि हम मधुबन में हो या यहाँ हो, सेम टाइम टेबल फॉलो करो तो ऐसा ही लगेगा। हम यहाँ है तो हमको ऐसे लगता है कि मधुबन दूर नहीं है और हम बाबा के साथ ही है, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बाबा ने बोला है उसको फॉलो करो तो नेचुरली आपका एफर्ट्स हो जाएगा। हम ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स, हमको देखो सच बताएं, इनको एक्स्ट्रा क्लासेस सुनना अच्छा नहीं लगता है,
एक्स्ट्रा ऑनलाइन कितना अभी तो आता है, सभी आप और खोलो तो ये आता है, ये होता है, सुन के क्या करेंगे? जो हमको जरूरत है, जो हमको बाबा ने प्रैक्टिकल जो बताया है, जो सिंपल है, उसको फॉलो करो ना, सब कुछ मिल जाएगा। तो कई साल से हम ऐसे प्रैक्टिस करें। हाँ, पुरुषार्थ के लिए एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम 3:30 बजे उठते हैं तो 3 बजे उठो, 3 बजे थोड़ा समय उठते हैं तो 2:30 को उठो। तो अभी हमारा समय हम ऐसे वो वहाँ पे पहुंचे कि हम 2 बजे उठ जाते हैं। 2 बजे उठ के जो बाबा ने बताया 10 बजे सो जाते हैं, बीच में 4 घंटा मिलता है, इनफ है। कई बार हम बोलते हैं कि नहीं वो कम नींद है, लेकिन प्रैक्टिस करने से सब कुछ सरल हो जाता है। और जो बाबा जो बोलते हैं कि अमृत वेला 2 बजे से वो अमृत वेला शुरू हो जाते हैं, वो अनुभव करने जैसे, जो हम उस 2 बजे उठ के जो प्राप्ति करते हैं, जो शक्ति मिलती है, वो सारे दिन में जो भी कारोबार करते हैं उसमें बहुत मदद करते हैं। वो तो हम ब्राह्मण सभी ने अनुभव तो किया है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो बाबा का जो ज्ञान है वो थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो हम ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, उसमें से कुछ समझ आया ना आया वो हम बोधर नहीं करते, लेकिन एक पॉइंट जो माइंड में आई, इसको फॉलो करना है, जो एक्सपीरियंस हुआ वो फिर फिट बैठ जाता है। जो भी चीज आप एक्सपीरियंस करो, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट थिंग, आपने एक बार अनुभव कर दिया वो जिंदगी में ऐसे आप पीछे नहीं हटोगे और आपको आगे बढ़ाएगा। तो जो भी बाबा की बातें हैं आज हमको समझ में नहीं आती, लेकिन कल समझ में आएगा जब भी हम एक्सपीरियंस करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, फिर वो हमारा जीवन का पार्ट बन जाएगा। तो हमारा एफर्ट नेचुरल है, हम मेहनत नहीं करते हैं, कुछ थॉट भी नहीं करते हैं, वैसे हम कम बोलते हैं, तो माना हम थॉट्स भी कम है। और स्पेशल पुरुषार्थ के लिए कभी भी हम स्पेशल थॉट नहीं लेते और पुरुषार्थ भी नहीं करते, नेचुरल, हमारा जीवन एकदम नेचुरल बन गया है। तो बट नेचुरल का भी बनता है, जो बाबा की जो श्रीमत है उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली फॉलो करो, तब फॉलो करेंगे तो बाबा आपको हेल्प करेगा, बाबा आपको यूज करेगा और सब सरल करेगा। तो ये हमारा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। मेहनत से मुक्त आत्मा, आप क्या है? मेहनत से मुक्त। और मेहनत से मुक्त वही हो सकते हैं जो मोहब्बत में डूबी हुई आत्मा होती है। तो कहेंगे आप बाबा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा है, और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन करके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आप वो शम्मा है जिसे स्वयं खुदा ही रोशन करता है। तो बहुत बहुत मुबारक। सनसनीखेज जैसी आपकी कहानी है, कैसे आपके ऊपर 9 बार अटैक हुए और कैसे भगवान ने स्वयं आपको बचाया। तो इसकी आपको बहुत मुबारक है। अभी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटे के समय में आपको पूरा करना था, तो बहुत सारे शॉर्टकट आपने लेकर के जितना हो सके हमें सुनाने का कोशिश किया है। इसके भी हम आपको धन्यवाद अदा करते हैं। चंपा बहन, आप भी कहो। थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस टू शेयर द एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करने का चांस मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओम शांति चंपा बहन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कितने बैकबोन होके, जैसे यहाँ मिनिस्टर के आगे पीछे ब्लैक कमांडो होते हैं ना, तो आपका तो बाबा ब्लैक कमांडो बना है। सही बात है। कितना आपको, हाँ, कितना आपको बाबा ने वो किया। क्यों किया? क्योंकि देखा कि ये आत्मा मेरी सेवा में एकदम क्या समर्पित हो जाएगी, इसलिए बाबा ने आपको प्रोटेक्ट किया और आप बाबा की सेवा में आगे बढ़ रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा अनुभव सुनते। और हम निमंत्रण देते हैं कि इंडिया में आओ तो बड़ौदा में जरूर आना, हमारे पास जरूर आना। आएंगे, जरूर आएंगे। हम इंडिया आते थे, अभी बड़ौदा तो आते ही है, लेकिन हम अभी अगली बार आएंगे तो आपको मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। जरूर मिलना। ओके, तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत अच्छा सुनाया। और अभी क्या मिनेश भाई योग करके 2 मिनट बाबा। हाँ जी, 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। 2 मिनट, ठीक है। ओके, ओम शांति।
पतझड़ सा था मेरा तन मन, तूने किया सावन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दो तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। ना और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं भगवन।